हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर पूनम गुप्ता, बायोलॉजी फैकल्टी एट कंपटीशन। तो बच्चों, इस बार नीट 2024 का आपका क्वेश्चन पेपर जो कि 5 मई को हुआ, वो भी हर बार की तरह एनसीईआरटी बेस्ड ही था। एनटीए ने लास्ट 5 to 6 ईयर्स में ये प्रूव कर दिया है कि एनटीए आपसे इस एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड क्वेश्चन पेपर ही पूछेगा। सो ऑल यू हैव टू डू इज अ गुड कमांड ऑन दिस बुक। अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो डिलीटेड सिलेबस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बायोलॉजी सेक्शन में। जो भी चीज़ें थी वो जो आपका न्यू एनसीईआरटी है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो जो भी नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं 25 के 26 के, वो न्यू एनसीईआरटी को ही अपना बेस बनाकर अपनी तैयारी करेंगे। अननेसेसरी जो चीज़ें डिलीट हो गई हैं सीबीएसई के सिलेबस से, एनटीए के सिलेबस से, एनएमसी के सिलेबस से, उन्हें पढ़ने में अपना टाइम ना लगाएं। हाँ, कहीं पर अगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो तो आपको टीचर्स वैसे भी टॉपिक्स के साथ बता देते हैं, बट जो चैप्टर्स डिलीटेड हैं, जो पार्ट डिलीटेड हैं, अब आपको उनमें बिल्कुल भी अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके, आज के इस वीडियो में आपको पता है हम लोग हमारे चैनल पर क्वेश्चन पेपर के बाद चारों आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाते हैं, जिससे कभी भी कोई भी स्टूडेंट इनको अगर देखे तो वो ये समझ सके कि किस तरह से एक एक क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है एग्जाम में। तो इसी में आज के इस वीडियो में हम पहले बॉटनी सेक्शन के सॉल्यूशंस देखेंगे। ओके, एक बार अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस बताऊं आपको बायोलॉजी का, तो इस बार बच्चों जो सबसे सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये, आपको भी जानकर ये सरप्राइज होगा कि जो 100 क्वेश्चंस बॉटनी प्लस जूलॉजी में मिलाकर पूछे जाते हैं, उनमें से 40 क्वेश्चंस मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चंस थे बच्चों। बट हालांकि हमारे स्टूडेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, हमने तो बहुत सारी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने नहीं की है तो उसको ये चीज़ अलार्मिंग है कि भाई हाँ, अब उसे हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। 2022 से एनटीए लगातार नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कभी असर्शन रीजन ज़्यादा देता है, कभी स्टेटमेंट टाइप ज़्यादा देता है। इस बार मुझे 3 बातें लगी। फर्स्ट तो मैंने आपको कहा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का नंबर बहुत ही ज़्यादा था, मतलब हर बार 8-10 क्वेश्चंस हर बार आते थे, बट इस बार तो 40 क्वेश्चंस बचो थे। पर हाँ, एक बात अच्छी थी कि वो क्वेश्चंस में आपको उलझाया नहीं गया। जैसे अगर आपको एक भी चॉइस पता है कि ए का क्या होगा, तो एक ही ऑप्शन में वो दे रखा है तो आप उसको तुरंत टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन पर ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे क्वेश्चंस में स्पेशली आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आप क्वेश्चन पर ज़्यादा रुकेंगे तो वो आपको टाइम कंज्यूमिंग होगा और अननेसेसरी फिजिक्स केमिस्ट्री आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है, दूसरी चीज़, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी इस बार थे बच्चों। सारे जो भी असर्शन रीजन आते हैं, स्टेटमेंट 1 और 2 आता है या 5 स्टेटमेंट होते हैं, उनमें से आपको चूज़ करना है। इस तरह के क्वेश्चंस का नंबर भी 100 में से 30 था। 30 क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस थे लगभग। तो आपका एनसीईआरटी पे बहुत अच्छा होल्ड होना जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट में कोई कुछ नहीं कह सकता एनसीईआरटी का कौन सा स्टेटमेंट उठा के पूछ लिया जाए। हालांकि काफ़ी ऑब्वियस स्टेटमेंट्स दिए गए थे, कुछ एक आध स्टेटमेंट मैं आपको अभी बताऊंगी जहां पर बच्चे उलझे, उनको लगा कि यार इस चीज़ को कैसे समझा जाए या कैसे सही माना जाए या गलत माना जाए। अदरवाइज स्टेटमेंट्स पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। ओके, एंड इस बार एनटीए ने 6 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूरे बायोलॉजी सेक्शन में डाले हैं। डायग्राम्स वर स्ट्रिक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, तो बार बार एनटीए आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बता रहा है बच्चों। हर बार जैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ना लास्ट 3-4 ईयर्स से नहीं पूछे जा रहे थे, बहुत कम इक्का दुक्का क्वेश्चन आ रहा था, बट इस बार 6 क्वेश्चन थे और 6 के 6 डायग्राम एनसीईआरटी से थे। बहुत ही सिंपल टाइप, प्रेडिक्टेबल थे, हम पढ़ते भी हैं। जैसे आपका प्लाज्मिड का डायग्राम है, पीबीआर 322 पे क्वेश्चन था, जो 3 तरह के मसल फाइबर्स हैं, स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम था, विंड पॉलिनेशन का एक डायग्राम था। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल सी चीज़ें थी, बट यस, जिनका कमांड अच्छा है उन बच्चों का डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन पेपर हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बॉटनी सेक्शन में, बॉटनी वाला जो पार्ट है आपका, आपको पता है वही सेम पैटर्न, हर पार्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में 35 के 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और सेक्शन बी में 15 में से 5 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं। एनी 10 बेस्ट 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले देखो बॉटनी सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखो कोड वाइज क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, है ना। सारे कोड्स में क्वेश्चन सेम होते हैं, बस उनकी सीक्वेंस बदल दी जाती है। तो यहाँ पर हम कोड वाइज नहीं देख रहे डायरेक्टली, बस देख रहे हैं कि भाई क्या क्या क्वेश्चंस एनटीए ने इस बार पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन आप पहचान गए होंगे, लेसिथिन पे क्वेश्चन आया बच्चों, फ्रॉम द चैप्टर बायोमॉलिक्यूल एंड इसके लिए पूछा है स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यू ऑल नो लेसिथिन एक लिपिड है, तो मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, फाउंड इन लिविंग टिश्यू, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिंपली आपसे पूछा था भाई ये किसका एग्जाम्पल है, ये अमीनो एसिड है, ग्लिसराइड है, फॉस्फोलिपिड है या कार्बोहाइड्रेट है। तो यू ऑल नो
इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड। हम जब भी सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं वहाँ पर भी पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड इज लेसिथिन, बायोमॉलिक्यूल में भी दिया हुआ है। तो आई थिंक ये तो बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। कई बार इस तरह के क्वेश्चंस में आप डार्क को लाइट पढ़ जाते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए, डू रिमेंबर दिस। तो डार्क रिएक्शन में आपको इनमें से क्या क्या चाहिए, आपको पता है लाइट और क्लोरोफिल, ये तो लाइट रिएक्शन में चाहिए होते हैं। डार्क रिएक्शन के लिए सेल को, क्लोरोप्लास्ट को CO2 चाहिए जो रुबिस्को RuBP से जुड़ेगा। ATP एंड NADPH चाहिए कि नहीं बताओ। ATP एंड NADPH ही तो मेन पावर है जो लाइट रिएक्शन से बनती है और डार्क रिएक्शन में यूज होती है। तो C, D एंड E, ऑप्शन 3 इज द बेस्ट वन, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्पिंडल फाइबर्स, सेल डिवीजन से क्वेश्चन था, है ना। लास्ट ईयर भी सेल डिवीजन से 6 क्वेश्चंस पूरे बॉटनी जोलॉजी में मिलाकर अकेले सेल डिवीजन से कह रही हूँ पूछे गए थे। इस बार देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन रहे। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू, ये देखो ये हमने हमारी लास्ट में जो क्विक रिवीजन सीरीज थी उसमें मैंने आपको बताया था स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, कौन सी फेज में काइनेटोकोर आके अटैच होता है। तो अगर आपको सेल डिवीजन की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो प्रोफेज है उस प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स जस्ट बनने शुरू होते हैं, मेटाफेज में आकर अटैच हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम्स को धक्का देकर सेंटर में अरेंज कर देते हैं। तो विच फेज दे गेट अटैच्ड इन द मेटाफेज सिंपली, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलीफॉर्म सेल्स पर। कहाँ पढ़ते हैं भाई बुलीफॉर्म सेल्स को? एनाटमी में। एनाटमी में जो लीफ एनाटमी आप लोग पढ़ते हैं उसमें लीफ एनाटमी में मोनोकॉट्स की अपर एपिडर्मिस में बुल जैसी सेल्स यानी लार्ज कलरलेस सेल्स होती हैं, एम्प्टी सेल्स होती हैं जिन्हें आप बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। और ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं बच्चों, जब भी प्लांट को वाटर स्ट्रेस होता है ना, मोनोकॉट्स ड्राई रीजन्स में ग्रो करते हैं तो उनको कई बार वाटर स्ट्रेस होता है, तो बुलीफॉर्म सेल्स खुद को श्रिंक कर लेती हैं जिसकी वजह से लीफ जो है वो अंदर की तरफ कर्ल हो जाती है और स्टोमेटा छुप जाते हैं एंड वाटर लॉस कम हो जाता है। तो सिंपली आपसे पूछा गया कि बुलीफॉर्म सेल्स इनमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। देखो फर्स्ट चॉइस में ये आंसर मिल रहा है, बाकी में भी कोई उलझाया नहीं गया है आपको। सॉल्ट स्ट्रेस के लिए नहीं है, फोटोसिंथेसिस से इनका कोई रिलेशन नहीं है एंड स्टोरेज ऑफ शुगर से भी इनका कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सारी चॉइस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, वो तो अलग अलग डिपेंड करता है बच्चों। देखो जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि है ना हर क्वेश्चन में हर मतलब एक कोई कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट चॉइस एक ही ऑप्शन में दी है तो करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर बुलीफॉर्म सेल्स का सबको पता है एक ही फंक्शन होता है, इनवर्ड कर्लिंग करो और आगे बढ़ो। कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप है तो वहाँ एंड तक उस स्टेटमेंट को पढ़ो। तो आपको हर पैटर्न के क्वेश्चन को, किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। ये ही नीट में आजकल रैंक या सिलेक्शन डिसाइडिंग फैक्टर बन गई है बच्चों, ठीक है। क्योंकि देखो 550 तक स्कोर ले आना, 600 तक स्कोर भी एक बार को ले आते हैं, बट अब तो आपको पता है कट ऑफ 600 से भी ऊपर जाता है। लास्ट ईयर 612 के आसपास गया था जनरल का कट ऑफ। अब इस बार भी जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके आसपास ही है। कट ऑफ की बात खैर हम बाद में करेंगे। तो लेकिन ये इतना हाई स्कोर तभी पॉसिबल है जब आप स्पीड एंड एक्यूरेसी से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी रखते हो, और वो सिर्फ पॉसिबल है क्वेश्चन प्रैक्टिस से। सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको, हर थ्योरी छोटा सा भी एक पैराग्राफ पढ़ते हो तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किया करो, तब जाके यू कैन अचीव दिस स्कोर, ठीक है। ये देखो मैंने आपको कहा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। स्टोमेटा से क्वेश्चन आया था बच्चों, एनाटमी चैप्टर में ही। अगेन ये डायग्राम है क्या, देख लो जरा आपकी एनसीईआरटी में एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में टिश्यूज में डायग्राम गिवन है, एपिडर्मल टिश्यू में। तो आपसे पूछा है कि इन चार में से विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड थिक इनर वॉल। यू ऑल नो ये वाला पैटर्न गार्ड सेल्स में होता है। हम जब गार्ड सेल्स को बनाते हैं तो गार्ड सेल्स में जो इनर वॉल है, मैंने आपको याद करा रखा है कि गार्ड सेल्स अपना मोटापा छुपा के रखती है ना। तो इनर वॉल जो है वो मोटी होती है और आउटर वॉल जो है वो थिन होती है। अब हो सकता है इस चीज़ को कुछ बच्चे समझे कि यार ये स्टोमेटा की वॉल है। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट ऑप्शन आपको पता है ये एपिडर्मल सेल्स हैं ए, बी से इन्होंने सब्सिडरी सेल्स बताई हैं, है ना। सी इन्होंने ये वाली जो सेल आपको दिख रही है पर्टिकुलर, इसको सी लिखा है, तो दिस इज गार्ड सेल। और सेंटर वाला ये जो अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टोमेटा है।
तो गलती से आप ऐसा सोचें कि यार ये थिक वॉल तो स्टोमेटा की है और आप डी टिक करके आ जाएं, तो वो गलत चॉइस होगी। स्टोमेटा तो इज जस्ट एन अपर्चर, उसकी कोई वॉल थोड़ी ना होती है, वॉल तो गार्ड सेल्स की होती है, एंड गार्ड सेल्स यहाँ पर ऑप्शन सी में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियर? मतलब मैं आपको डिटेल में लेकर सोल्यूशन समझा रही हूँ, बट आप देखकर कौन सा ऑप्शन टिक करना है ये तो आपको पता है, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी वाली, आप नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट ईयर के एस्पिरेंट्स हैं वो गलती ना करें। दैट फॉर दैट पर्पस वी आर मेकिंग दिस। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन जो था बच्चों में थोड़ा सा मुझको मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। एक बार देखना आप क्वेश्चन क्या है, इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, क्वेश्चन था ये बायोटेक्नोलॉजी से था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी से बॉटनी सेक्शन में भी आते हैं, जोलॉजी में भी आते हैं। व्हाट इज द फेट ऑफ अ पीस ऑफ डीएनए कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट? एक ऐसा पीस ऑफ डीएनए है जिसके पास सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड इट इज ट्रांसफर्ड इनटू एलियन ऑर्गेनिज्म। नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम ट्रांसफर करते हैं वो ओराई के साथ अटैच करके करते हैं, कोई ना कोई क्लोनिंग फैक्टर पे अटैच कर देते हैं जिसमें ओराई हो जो जाकर होस्ट में अपनी कॉपीज बना सके। पर यहाँ पर ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट, कि ये जो पीस ऑफ डीएनए है बच्चों ये सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट है और आपने सीधा इसको एलियन ऑर्गेनिज्म में सेल में डाल दिया है। तो आपसे पूछा है इनमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट, द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्या ये पीस ऑफ डीएनए खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है इंडिपेंडेंटली? कोई भी पीस ऑफ डीएनए इंडिपेंडेंटली तभी मल्टीप्लाई करेगा जब उसके पास ओराई हो। अब इसके खुद के पास तो ओराई है नहीं, तो भाई इंडिपेंडेंटली तो ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। यस, ये तो पॉसिबल है, जो पीस ऑफ डीएनए है वो जाकर होस्ट के जीनोम के साथ अटैच हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? हम कई सारे मेथड्स में बिना क्लोनिंग वेक्टर यूज़ करे डायरेक्टली जीन इंसर्ट करते हैं, जीन गन में, माइक्रो इंजेक्शन में, तो जीनोम के साथ अटैच तो होता ही है वो जाकर, तो यस इट इज़ पॉसिबल। थर्ड ऑप्शन कह रहा है इट मे मल्टीप्लाई एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें कह रही थी कि वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने कहा था इंडिपेंडेंटली, पर यहाँ लिखा है कि वो मल्टीप्लाई कर सकता है एंड होस्ट डीएनए में एंड इनहेरिटेड अलॉन्ग विद द होस्ट डीएनए। इसका मतलब अगर वो पीस ऑफ डीएनए होस्ट के डीएनए के साथ अटैच हो जाए, वॉट एवर लीनियर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, तो वो मल्टीप्लाई करेगा ना। होस्ट के डीएनए, जब होस्ट का डीएनए मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी डीएनए मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वाला ऑप्शन आपको सही मानना पड़ेगा। आप समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है? यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए गलत है क्योंकि उसने इंडिपेंडेंटली कहा, यहाँ इसलिए सही है क्योंकि उसने कहा होस्ट के डीएनए के साथ। ओके, देन द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम। क्या कह रहा है ये कि जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोजोम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत हुई ना बच्चों। ये जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है जब ये क्रोमोसोम में जाकर इंसर्ट हो जाएगा तो वो उसका इंटीग्रल पार्ट ही तो बन जाएगा, ये कह रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये गलत स्टेटमेंट हुआ। इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। मैंने कहा ना इस क्वेश्चन में ज़रूर बच्चे उलझे होंगे। देखो एक ही चीज़ को कितना अलग अलग तरीके से कहा गया है, मतलब इन माय पॉइंट ऑफ व्यू इस क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है स्टेटमेंट्स की वो सही नहीं थी बच्चों। बहुत इस तरह के क्वेश्चन अगर नीट में आ जाए ना, उनमें दिमाग लगा के अपने 2-3 मिनट खर्च करने से अच्छा है आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट, तो अगेन आप उलझ जाओगे, हालांकि उसके पास खुद के पास नहीं है ना रेप्लिकेट करने की एबिलिटी, तो ये भी गलत हुआ। पर अगेन वही कि थोड़ा सा उलझा हुआ है क्वेश्चन, लैंग्वेज सही नहीं है। बायोटेक में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनाए जा सकते हैं, बट ठीक है एग्जामिनर का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पर बी एंड सी स्टेटमेंट आर द करेक्ट वन, तो ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, बट अगेन मेरे अकॉर्डिंग दिस वॉज अ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से ही था आपका। क्या पूछा गया इसमें? हाँ, ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। बीटी टॉक्सिन्स आप सबने पढ़ रखे हैं, आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। सही है क्या ये बात? डिप्टेरन्स के लिए, कॉलियोप्टेरन के लिए इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं एंड कोडेड बाय अ जीन क्राई फर्स्ट एसी। 3 जीन्स हमारे कोर्स में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, उनमें से एक है क्राई फर्स्ट एसी। तो यस, बीटी टॉक्सिन जीन क्राई फर्स्ट एसी भी बनाता है। ठीक है, नाउ बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बिल्कुल ठीक है, इन बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरिया में ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin gets converted into active form। यहाँ तक भी बात सही है, आगे पढ़ो। Due to acidic pH of the insect gut।
इस तरह के क्वेश्चन में लास्ट डॉट तक, फुल स्टॉप तक आपको स्टेटमेंट पढ़ना ज़रूरी है। अगर जल्दीबाजी में कोई बच्चा यहाँ तक पढ़े कि हाँ ठीक है यार, इनएक्टिव को एक्टिव में बदल दिया, दोनों सही हैं, तो -1, और इसमें +4 मिल सकते थे, वो और गए तो -5। एसिडिक पीएच लिख दिया ना बच्चों, एसिडिक पीएच थोड़ी ना होता है, अल्कलाइन पीएच होता है हमेशा, चाहे हमारी गट हो, इंसेक्ट की गट हो, तो ये हो गया गलत, यानी स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट चॉइस वाइल सेकेंड इज द फॉल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा आपका, है ना। छोटे से वर्ड ने सारी गड़बड़ कर दी है इधर से उधर, तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन में स्पेशली आपको शुरू से लेकर एंड तक एक एक वर्ड पढ़ना है। यहाँ पे क्या पता लिख देते इंसेक्ट सलाइवा, यहाँ अल्कलाइन पीएच लिखा होता, गट की जगह सलाइवा लिख देते, तो फिर आपका लॉस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था इकोलॉजी से बच्चों। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय, वैसे आपकी बुक में लिखा है कि जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये हर कुछ सालों में रेड डेटा बुक जारी करता है जिसमें कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का नाम होता है, बट उसी बुक में एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इन सब स्पीशीज़ का नाम होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा IUCN। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ये जो फोम दिया था, ये जिन्होंने बिल्कुल ही न्यू NCERT से चीज़ें पढ़ी हैं उनको नहीं आइडिया होगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज में फोम एक वो है, ग्रुप है आर्कैटिक मार्श के लोगों का, फ्रेंड्स ऑफ आर्कैटिक मार्श, जिन्होंने नेचर को किस तरह से एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाया था उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, बट डोंट वरी, वो सिर्फ एक चॉइस में दे दिया उन्होंने, बाकी इस पर कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, क्लियर, तो आंसर इज द IUCN। GEAC तो आपको पता है, बायोटेक में आप पढ़ते हैं, जो पेटेंट होता है उसको अप्रूव कराने के लिए जो कमेटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से था आपको, मेज ग्रेन का डायग्राम दिया है बच्चों। ये डायग्राम आपके बुक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी है और मॉर्फोलॉजी में भी आता है ये डायग्राम, है ना, तो कहीं से भी मान सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट। आपको सारे लेबलिंग नहीं करने, आपको इन लेबलिंग में से वो पार्ट पहचानना है जो आगे जाकर रूट बनाता है। यू ऑल नो रूट किससे बनती है, रेडिकल से बनती है। ये वाला डायग्राम तो सभी पढ़ के जाते हैं। सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉलियोप्टाइल, मोनोकॉट है ना ये, तो मोनोकॉट में कॉलियोप्टाइल होता है। दिस इज प्लूम्यूल। सी यहाँ पर किसको बता रहा है बच्चों, यही तो रेडिकल को बता रहा है, और रेडिकल इज कवर्ड बाय कॉलियोराइजा। एडिशनली होता है ना कॉलियोराइजा और कॉलियोप्टाइल मोनोकॉट में, तो किससे बनेगा रूट, रेडिकल से, यानी सी, जो सी लेबल है उससे बनेगा। ठीक है, इसका मतलब मैच द फॉलोइंग में इसी तरह का अभी हमने क्वेश्चन बोला था ना, इसमें भी आपको यही आइडेंटिफाई करना था कि भाई कौन सी लेबलिंग किसके लिए है। यहाँ पर भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन आया। लो फिर मैच द फॉलोइंग आ गया, देखें, अच्छा सॉरी, यहाँ तो मैच द फॉलोइंग सबसे पहली बार ही आया अभी फिलहाल। ओके, देखो ये क्वेश्चन किससे था, मैंने बोला था ना आपको क्विक रिवीजन सीरीज में लास्ट में कि जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर है वहाँ से सब कुछ मत पढ़ो, सिर्फ एक चीज़ पढ़ जाओ, जनरली इसी पे क्वेश्चन आता है और वही क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन था, आपको मैच करना था। यूनो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से हमें क्या मिलता है, नाम में ही ब्यूटाइलिकम में ब्यूटाइलिक एसिड आ रहा है। सेरीवीसी ब्रूअर्स यीस्ट है, इससे इथेनॉल मिलता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसमें भी स्पोरम है, साइक्लोस्पोरिन में भी है, तो ये हो जाएगा। और स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। एग्जाम में आपने पढ़ा क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिक, ए का थर्ड 2 ऑप्शन में था, बी का फर्स्ट देखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दोनों में सेम है, सीधा सी देख लो, सी है ट्राइकोडर्मा, यूनो साइक्लोस्पोरिन, तो ये रहा, तो ऑप्शन 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, और ये तभी वही बच्चा कर सकता है जिसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, वरना तुम्हें लगेगा यार क्या पता मैं एक को गलत टिक तो नहीं कर रहा, फिर तुम बी सी डी सारे मैच करते रहो, 40 क्वेश्चन में ही पूरा टाइम निकल जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये देखो इसमें बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हुए हैं भाई। ये NCERT का ही आपका डायग्राम था। NCERT में मॉर्फोलॉजी चैप्टर में आप देखो फ्लावर में 4 डायग्राम दिए हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं। फर्स्ट डायग्राम तो एपिगाइनस फ्लावर का है, लास्ट डायग्राम उल्टा लिख दिया मैंने, फर्स्ट डायग्राम तो हाइपोगाइनस फ्लावर का है, लास्ट डायग्राम एपिगाइनस का है ना, और ये दोनों पेरिगाइनस के हैं। एग्जाम में इन्होंने ट्रिक खेल ली भाई तुम्हारे साथ इस बार। देखो जरा तुम्हें क्या डायग्राम दिया,
तुमको दोनों डायग्राम बच्चों पेरीगाइनस के दे दिए, दोनों डायग्राम ये वाले उठाकर दे दिए, है ना। जबकि इस वाले डायग्राम में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि यहाँ पर ओवरी सेंटर में है, आधे ऊपर आधा नीचे, तो ये तो पेरीगाइनस का है। ये डायग्राम पढ़ते वक्त भी कंफ्यूज करता है और इसीलिए एग्जामिनर ने इसको डाल दिया। इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है हमें ओवरी इंफीरियर है, इंफीरियर ओवरी यानी बाकी सारे पार्ट्स ऊपर हैं, बाकी सारे पार्ट्स ऊपर किस में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो एपिगाइनस में होते हैं। तो कई बच्चों को लगा यार ये एपिगाइनस का डायग्राम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डायग्राम पेरीगाइनस का है, क्योंकि एपिगाइनस में एक चीज़ और होती है। एपिगाइनस में मैंने तुम्हें बताया था कि जो थैलेमस है वो ओवरी को बिल्कुल अपने अंदर कैद कर लेता है, बंद कर लेता है, जबकि यहाँ पर इसने बंद नहीं करा है, खुला छोड़ा हुआ है ओवरी को। इसी चीज़ से हम पहचानते हैं कि कौन सा एपी है और कौन सा पेरी है। तो तुम्हारे को जो डायग्राम दिया उसमें नो डाउट इंफीरियर ओवरी थी, तो बहुत हद तक चांसेस थे कंफ्यूज होने के कि आप इसको क्या समझ लो, आप इसको एपिगाइनस फ्लावर समझ लो। दे रखा है क्या, ये तो देखो कंफर्म था। पेरीगाइनस बी किस किस में दे रखा है, अच्छा लो भाई देखो कितनी आसान चीज़ है। अगर थोड़ी सी भी लॉजिक हम यहाँ पर वैसे ही लगा लेना डायरेक्ट, तो कितना आसान था। बी पेरीगाइनस है कंफर्म है, और सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी को पेरीगाइनस दिया है बच्चों, तो यहाँ पर तो उलझने की जरूरत ही नहीं थी, आप फोर्थ ऑप्शन सीधा सीधा टिक कर सकते हैं। ओके, बट फिर भी अगर डाउट है तो ये देखो यहाँ पर पेरीगाइनस क्यों माना, क्योंकि ओवरी कंप्लीटली फ्यूज नहीं है थैलेमस में, जो कि एपिगाइनस में अक्सर होती है। हाइपोगाइनस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइपो में सारे पार्ट्स बिलो द गाइनोशियम होते हैं। इस डायग्राम में क्लियरली आपको दिख रहा है अबव द गाइनोशियम है, बिलो नहीं है उसके, ठीक है। तो दोनों यहाँ पर पेरीगाइनस फ्लावर्स के एग्जाम्पल थे। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सिन पर, ठीक है भाई। पीजीआर कहा था मैंने आपको लास्ट में कि सारे हार्मोन्स को ऊपर ऊपर से देख जाना, मेन फंक्शन। ऑक्सिन का एक फंक्शन हम हमेशा पढ़ते हैं कि एक तो ये अपाइकल डोमिनेंस के लिए पढ़ते हैं, रूट इनिशिएट करता है, एज अ वीडी साइड भी यूज होता है। तो देखो क्या पूछा, वीडी साइड पे क्वेश्चन पूछा गया। इट इज यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स, है ना। इसका जो 2,4-D है सिंथेटिक फॉर्म, उसको एज अ वीडी साइड यूज करते हैं, बट देयर विल बी नो डैमेज टू ग्रास। क्या ये बात आप लोगों को ध्यान है कि ग्रास एक मोनोकॉट है, सबको ध्यान है अच्छे से। तो ग्रास एक मोनोकॉट है, तो जरा देखो एनसीईआरटी खोल के, उसमें क्लियरली लिखा है 2,4-D किल ओनली डाइकॉट प्लांट्स। ये डाइकॉट्स के लिए ही वीडीसाइड है। तो क्यों इसने ग्रास पे इफेक्ट नहीं किया, ऑप्शंस थे अपाइकल डोमिनेंस, इट प्रमोट एब्सिजन, डज नॉट अफेक्ट मेच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंक फ्लावर्ड, अच्छा जेनेटिक्स। अच्छा इस बार ना मुझे ऐसा लगा कि जेनेटिक्स से बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं बच्चों। 2 क्वेश्चन तो टेस्ट क्रॉस पर बेस्ड ही थे, बहुत आसान से, उसमें भी कोई डिटेल में नहीं जाना था आपको। ये भी देखो कितना आसान है। इसमें आपको कहा कि पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट है। अब ये तो ध्यान है तुम्हें कि स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, और पिंक फ्लावर्ड का मतलब ये वाला जीनोटाइप, ठीक है। तो पिंक फ्लावर्ड को क्रॉस कराना है रेड फ्लावर्ड के साथ, रेड डोमिनेंट है तो ये होगा। और आपसे पूछा है व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स मिलेंगे आपको नेक्स्ट जनरेशन में। तो अगर इसका क्रॉस आप इसके साथ कराएंगे बच्चों, तो आपको क्या क्या मिलेगा, या तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर मिलेगा, या कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर मिलेगा। यानी या तो आपको रेड कलर्ड फ्लावर्स मिलेंगे, या फिर आपको पिंक कलर्ड मिलेंगे। स्मॉल आर तो हो ही नहीं सकते, यानी वाइट कलर तो हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हुआ, ओनली रेड, रेड एज वेल एज पिंक, ये रहा ऑप्शन 2, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना। फंजाई से भी एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेते हैं, हालांकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से ऑन एंड ऑफ रहता है। 2023 में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं मिला मुझे, ठीक है। यहाँ पर अच्छी बात है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। फंजाई के 2 क्वेश्चन है, अभी एक और आएगा, आप देखना। विच इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। जब हम फंजाई को क्लासीफाई करते हैं तो माइसीलियम देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं क्या, अलग अलग फंजाई में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या, सारे फंजाई हेट्रोट्रॉफिक ही तो है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्पोर तो बिल्कुल देखते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बिल्कुल देखते हैं, एस्को कार्प है या बेसिडियो कार्प है, तो सीधा सीधा ऑप्शन 2। देन लैक ऑपेरॉन पे क्वेश्चन आया, लो भाई तुम्हारी जेनेटिक्स से,
एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है, लैकोपेरॉन पे पूछ ही लेते हैं, बट इतना आसान पूछेंगे ये नहीं सोचा था मैंने, ठीक है। क्या पूछा है देखो, द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। लैक्टोज किस चीज के थ्रू सेल के अंदर एंटर करता है, यू ऑल नो, नाम से ही काम पता चल रहा है, परमिएज। परमिएज का काम है लैक्टोज के लिए सेल की परमिएबिलिटी को बढ़ाना, सो परमिएज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी जो एंजाइम्स हैं उनके फंक्शन आपने पढ़े हुए हैं, ये हाइड्रोलाइसिस करवाता है लैक्टोज का, ये हेल्प करता है हाइड्रोलाइसिस में। पॉलीमरेज का लैकोपेरॉन में कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। पॉलीमरेज तो उसमें काम आता है ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज, रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज, ओके। नेक्स्ट फिर से जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, अगेन आपको इसमें रिजल्ट बताना था। देखें यहाँ पर आपको थोड़ी इमेजिनरी कंडीशन दी है कि इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, दिस वन इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जैसे हम मेंडल में पढ़ते हैं कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, वही चीज़ है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट, अगर आप एक ब्लैक सीड प्लांट जिसका जीनोटाइप ये इनमें से कुछ भी हो सकता है वो पता करना चाहते हैं, लिखा है ना, फाइंड आउट करना चाहते हैं आप, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट। बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन में कितने बच्चे उलझे थे। भाई इस क्वेश्चन में आपको रिजल्ट नहीं पूछा है, आपको कहा है कि अगर एक डोमिनेंट का फिनोटाइप पता लगाना चाहते हो तो उसका क्रॉस किसके साथ कराओगे। तो क्या हम टेस्ट क्रॉस में ये बात सीखते हैं कि डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस एक रेसेसिव पेरेंट के साथ करवा दो तो आपको पता चल जाएगा कि डोमिनेंट होमोजाइगस है ना, जो भी यहाँ पर दिया है होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। पढ़ते हैं हम, अगर इसका क्रॉस हम रेसेसिव के साथ कराएं तो दिस इज अ टेस्ट क्रॉस, सो ऑप्शन वुड बी सेकेंड, ठीक है। टेस्ट क्रॉस पे क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज बदल के आपको दे दी, बट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने आपको बताया है टेस्ट क्रॉस में कि टेस्ट क्रॉस का पर्पस ही ये होता है एक डोमिनेंट फिनोटाइप को फाइंड आउट करना, ठीक है। आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट। तो जेनेटिक्स में एक क्वेश्चन भाई टेस्ट क्रॉस पर हो गया है ना, किस किस पर आए जेनेटिक्स के क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस पर हो गया, लैकोपेरॉन पे हो गया, और एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कहाँ से है, अगेन एनाटॉमी से क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू से, ठीक है। एनाटॉमी के 3 क्वेश्चन हो गए इसका मतलब, है ना। एनाटॉमी में अभी हमने 2 क्वेश्चंस और देखे थे ना, एक तो स्टोमेटा पर बेस्ड क्वेश्चन था, एक बुलीफॉर्म सेल्स का क्वेश्चन था। बिल्कुल भाई एनाटॉमी से 3-4 आ जाते हैं, वैसे मॉर्फो से भी 3, एनाटॉमी से भी 3, प्रेडिक्टेबल है। सो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पेरेन्काइमा इज लिविंग क्या, बिल्कुल, बट कॉलेनकाइमा इज डेड। कॉलेनकाइमा थोड़ी ना डेड होता है, कॉलेनकाइमा इलास्टिक या लिविंग है, स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, तो ये तो गलत हो गया। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स, बिल्कुल जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में वेसल्स होती हैं, बल्कि वो उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, सो ऑप्शन 4 है ना। इस तरह के क्वेश्चन में एक गलती और हो जाती है, कई बार हम यहाँ तो सही टिक कर लेते हैं बट वो नीचे पढ़ते पढ़ते ना एकदम से भूल जाते हैं, ये गलत था ये सही था, ये गलती से ये वाला टिक करके आ गए, थर्ड टिक करके आ गए। तो इसलिए एक्स्ट्रा फोकस के साथ ऐसे क्वेश्चंस को किया करो, एकदम अलर्ट माइंड के साथ, किसी भी गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को मैं कहूँगी क्रॉस चेक ज़रूर करो एक बार, ठीक है, ओके। देखो टिश्यूज से आ गया ना क्वेश्चन, हालांकि न्यू एनसीईआरटी में आपके सीधा उन्होंने टिश्यू सिस्टम से स्टार्ट कर रखा है, जो टिश्यूज़ का पूरा बेसिक होता है ना आपका, ये पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दे रखी हैं, बट मैंने आपको इसीलिए पढ़ाई थी, मैंने आपको कहा था कि टिश्यूज़ आप पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि ये बहुत बेसिक है बच्चों। एनटीए ने कहा था अपने सिलेबस में कि हम टिश्यूज से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उन्होंने पूछा भी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड for every molecule of CO2 fixed in the Calvin cycle। ये क्वेश्चन आया आपके फिर से फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया फिर से कि कैल्विन साइकिल में, एक साइकिल में, कैल्विन साइकिल 6 बार होता है ना एक ग्लूकोज बनाने के लिए, एक साइकिल में कितने ATP और NADPH लगते हैं। तो आपको ध्यान होगा फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप पर एक ATP और एक NADH2, ठीक है, और यहाँ पर एक ATP और लगता है, पर यहाँ पर इसे हम क्योंकि 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो इसको एक ना मान के 2 मानते हैं, ओके।
तो 2 + 1 मैंने आपको याद करवाया हुआ है, ATP का खर्चा ज़्यादा होता है 3, जबकि NADH2 का खर्चा कम होता है 2। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बचों, जबकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। ओके, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जेनेटिक्स से ट्रांसक्रिप्शन पे, पक्के से आएगा, कहा था मैंने तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन बड़ा आसान था। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है ना DNA में, इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स। आपको ध्यान है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पर हम ऐसे यहाँ प्रमोटर बनाते हैं, फिर एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और फिर लास्ट में टर्मिनेटर बनाते हैं। तो आपको कहा है कि दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। यू नो अपस्ट्रीम 5 एंड को कहते हैं, डाउनस्ट्रीम 3 एंड को कहते हैं, है ना। तो प्रमोटर हमेशा अपस्ट्रीम पर होता है, टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम पर होता है। तो आपसे पूछा है किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, रिप्रेसर, स्ट्रक्चरल जीन, इंड्यूसर, ये रहा। सबसे पहले प्रमोटर, फिर स्ट्रक्चरल जीन, फिर टर्मिनेटर। मतलब कुछ उलझने जैसा नहीं था, बहुत सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे तो जेनेटिक्स से लग रहा है बहुत आसान पूछा गया है, एक भी उलझाया नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना, देखो कि अननेसेसरी वो सब मत पढ़ना, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, एपिस्टेसिस, सप्लीमेंट्री जीन और न जाने कौन कौन से न्यूमेरिकल्स करते रहते हो तुम लोग जेनेटिक्स पर बेस। पूछते थे, बहुत ज़्यादा पूछते थे, बट वो आज से 10-15 साल पहले की बात है बच्चों। लास्ट 10 ईयर्स में जेनेटिक्स पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। पूछे गए तो क्रॉस टाइप के, कि इसका क्रॉस इसके साथ कराएंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ इस तरह के क्वेश्चंस को आप अननेसेसरी मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, इकोलॉजी से, जो लास्ट में मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी, उसमें भी आपको रिवाइज कराया था वेरी लास्ट डे कि क्यों ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। हमेशा बताती हूँ मैं तुम्हें, ट्रॉपिक्स इक्वेटर के आसपास हैं, मैक्सिमम रेनफॉल, मैक्सिमम सनलाइट, लेस सीजनल वेरिएशन। इंडिया में जो ट्रॉपिक्स हैं, बेंगलोर है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, वहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, लगभग एवरेज टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता। इस वजह से ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। तो यही आपसे पूछा गया है कि क्यों ट्रॉपिक्स में ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस है। बिकॉज ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड relatively undisturbed for million of years, hence more time was available for species diversification। बिल्कुल ठीक, एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठकर ये स्टेटमेंट है, ठीक है। जो आपका 3rd चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें आता है ये पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी में, ठीक है। सेकंड, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर सीजनल बोला है बच्चों, क्या यहाँ पर सीजनल वेरिएशन ज़्यादा होते हैं? नहीं। मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल, बिल्कुल ठीक, इक्वेटर के पास होते हैं ट्रॉपिक्स, हमेशा सनलाइट मिलती रहती है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट प्रमोट निश स्पेशलाइजेशन, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में लिखा है। जो कांस्टेंट एनवायरनमेंट है उसकी वजह से अडेप्टेशन ज़्यादा होते हैं और ऑर्गेनिज्म वहाँ पर अपना निश क्रिएट कर पाते हैं। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, बिल्कुल जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट है वो कांस्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है, तो आराम से वहाँ स्पीसिएशन का प्रोसेस चलता रहता है। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट बी। सो विच इज़ द करेक्ट चॉइस? ये रहा, ए, सी, डी एंड ई ओनली, बी इज़ द रॉन्ग वन, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए भाई। अगेन इकोलॉजी का क्वेश्चन है, ये इक्वेशन तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा छोड़ के गया होगा। वर्हल्स पर लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, लॉजिस्टिक ग्रोथ में मैंने आपको अगेन उसी सीरीज में कहा था कि ये ध्यान रखना k - n/k होता है, पर यहाँ पे इन्होंने आपको इक्वेशन नहीं पूछी, इक्वेशन तो दी है, बस पूछा है k किसको बताता है। बताओ इससे सिंपल क्या पूछेंगे बच्चों एनटीए तुमसे, k किसको बताता है? k इज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, ये रहा ऑप्शन सी, कहीं उलझना ही नहीं है। r ये है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, n पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, तो सीधा सीधा कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी ये लगातार एनटीए लगातार ये इस बार तीसरी या चौथी बार इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछा है, मेलोनेट वाले चीज़ पर, कि जो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसको मेलोनेट इनहिबिट करता है। लास्ट टाइम पूछा था कि भाई अगर आप चाहते हो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ मेलोनेट उसको इनहिबिट करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। इस बार पूछ लिया कि ये किस तरह का इनहिबिशन है, तो ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है। मतलब लास्ट टाइम ऐसे पूछा था कि अगर बैक्टीरियल सेल्स को हम चाहते हैं कि वो ग्रो ना करें तो आप इनमें से उनके रेस्पिरेशन को रोकने के लिए कौन सा इनहिबिटर यूज़ करोगे, तो यू नो क्या, ये जो एंजाइम है एसडीएच सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये क्रैब साइकिल का एंजाइम है बच्चों, ये क्रैब साइकिल का एंजाइम है। तो अगर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दे मेलोनेट तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो क्या होगा, सेल्स ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगी, मर जाएंगी एटीपी के बिना, ठीक है, क्लियर। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है भाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से बहुत थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन आए इस बार, है ना, कुछ भी डायग्राम बेस्ड या फिर वो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें से कुछ पूछ लें कि वो जो रेशो वाला पढ़ते हैं हम, हाइब्रिड लाइट डीएनए, इस तरह के क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखे। ओके, तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस पर, विच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स को लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन कर रहा है ये बताना है आपको, ठीक है भाई। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट अदर इज रेसेसिव, ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही कहा था। एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लो तुम, जेनेटिक्स में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है उसमें 3 बातें लिखी है। पहली बात, फैक्टर्स पेयर में होते हैं, फैक्टर्स इंडिविजुअल यूनिट हैं जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और फैक्टर्स जब भी 2 अलग अलग हैं तो एक डोमिनेंट होता है एक रेसेसिव होता है। ये 3 बातें लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाता है हमें, तो पहली बात तो ठीक है। दूसरा, एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। नो डाउट हमें दोनों कैरेक्टर वापस मिल जाते हैं F2 जनरेशन में, बट इस बात को लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन नहीं करता बच्चों, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने हमें बताया था, तो इसलिए आपको ये गलत मानना है ना। हमें लगे स्टेटमेंट सही और हम इसे टिक कर दें। क्लियर। फैक्टर अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट्स, बिल्कुल ठीक बात है। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर, बिल्कुल सही बात है। द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराते हो तो फर्स्ट जनरेशन में कोई एक पेरेंटल कैरेक्टर ही खुद को एक्सप्रेस करता है और वही डोमिनेंट होता है। ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस में ही हमें मिला था, ठीक है। तो सारी बातें सही हैं एक्सेप्ट बी, तो यहाँ पर भी ऑप्शन हो गया A, C, D एंड E। अभी एक और इस तरह का क्वेश्चन था, वहाँ पर भी बी वाला स्टेटमेंट ही गलत था, है ना, देखो इसमें भी बी वाला ही गलत है। ओके, जस्ट अ कोइंसिडेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। मैच द टाइप क्वेश्चन आ गए, है ना, सबसे बढ़िया होते हैं, दिमाग नहीं लगाना, बस पता है इसको किससे मैच करना है, आगे बढ़ो। तो न्यूक्लियोलस को किससे मैच करोगे, लो भाई तुम्हारी सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। न्यूक्लियोलस को किससे मैच करोगे, न्यूक्लियोलस सब पढ़ते हो क्या, RNA को बनाता है, हाँ, ए को थर्ड से मैच करना है, 2 ऑप्शन में है क्या, चलो बी देख लो। सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या करता है, कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर शो करता है क्या, पढ़ा था क्या हमने, तो यस बी का सेकेंड, तो ये रहा फर्स्ट। आगे बढ़ जाओ, ठीक है, जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ल्यूकोप्लास्ट न्यूट्रिएंट स्टोर करता है, जबकि गोल्जी एपरेटस ग्लाइकोलिपिड्स को बनाता है, ठीक। कुछ बच्चे मैंने देखा है नीट में ऐसा करते हैं कि पता है हमको कि ये मिल गया, हमें फिर भी हम एक बार तसल्ली कर लें कि भाई इसका ये और इसका ये है, तो वो तसल्ली करने के लिए अगर 2-3 मैच द कॉलम क्वेश्चन होते तो चल जाता, बट जब 40 क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है, 40 नहीं तो हो सकता है अगली बार 20 भी पूछ ले, उनमें तुम एंड तक सब कुछ मिलाने बैठोगे ना बच्चों तो पेपर छूट जाएगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, मैं हर बार आजकल आपको ये बात कहती हूँ कि नीट अब स्पीड एंड एक्यूरेसी का गेम हो गया है। नीट में स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन करना है और स्पीड के चक्कर में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी बहुत हाईली प्रिसाइजली रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, अभी तो मैं आराम से तुम्हें समझा रही हूँ क्वेश्चन पेपर, जैसे तुम्हें पता रहे कि भाई हाँ इसमें क्या कैसे अप्रोच करनी है उस क्वेश्चन को। अगर हम अभी नीट की तरह से सॉल्व कर रहे होते तो फटफट करते सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अगेन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कहाँ से आया भाई, वेलिस्नेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। क्या कह रहा है, द फ्लावर्स ऑफ वेलिस्नेरिया, कहाँ पढ़ते हो वेलिस्नेरिया, देखो याद करो, वाटर पॉलिनेशन अबव द सरफेस, आर कलरफुल। वेलिस्नेरिया क्यों बनाएगा कलरफुल, वेलिस्नेरिया में वाटर पॉलिनेशन है, वाटर और विंड में कलरफुल फ्लावर्स होते ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, नेक्टर भी नहीं बनाते। फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली, है तो ये वाटर लिली, लेकिन आपको बताया था मैंने लिली में बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं, सुंदर फ्लावर्स है तो वाटर पॉलिनेशन नहीं होता, वहाँ इंसेक्ट या विंड से होता है। तो फ्लावर ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, बिल्कुल ठीक बात है भाई, नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. बिल्कुल ठीक है, pollen grains पे mucilaginous covering होती है जो उन्हें water से protect करे, दे रखा है NCERT में। Pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon-like. बिल्कुल, जोस्टेरा के pollens याद है, ribbon-like pollens थे। In some hydrophytes, some लिखा है, all नहीं लिखा। The pollens are carried passively inside water. Again, जोस्टेरा की ही बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट सही हैं एक्सेप्ट ए। चूज द करेक्ट आंसर, तो ये रहा बी, सी, डी एंड ई ओनली, ठीक है। ए इज द रॉन्ग वन। ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बच्चों मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ तुमसे कि ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं,
लेकिन फिर ठीक है, अगर इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं तो बढ़िया है, कट ऑफ बैलेंस हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन आए, इजी भी आए, एनसीईआरटी से भी आए, तो क्या पता कट ऑफ इस बार 625 नहीं पहुंच जाता है ना। लास्ट ईयर तो 612 के आसपास रहा था जनरल का कट ऑफ, अब इतना 625 आना तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अच्छा है, मैं तो कहती हूँ कि क्वेश्चन पेपर में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस, कुछ टफ क्वेश्चंस होने चाहिए, तभी आपका नीट का कट ऑफ ना एक लेवल तक मेंटेन रहेगा, वरना ये इतना बढ़ जाएगा कि बच्चों के लिए मुसीबत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, ये रहा, मैंने कहा था ना फंजाई से एक क्वेश्चन और आया है, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भाई इस बार 2 क्वेश्चन दे दिए एग्जामिनर ने, बढ़िया बात है। ओके, फंजाई से क्वेश्चन था अगेन, बट बस वही है, वो भी फंजाई का दे दिया, ये भी फंजाई का, एक बैक्टीरिया का डाल देते, एक प्रोटोजोअन्स प्रोटिस्टा किंगडम का हो जाता, बट ठीक है। राइजोपस को किससे मैच करें? ब्रेड मोल्ड से, ए का थर्ड, 2 ऑप्शंस में है। यूस्टिलेगो याद है क्या? यू स्मट सीधा, बी का सेकंड, ये रहा, तो ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, बाकी वैसे नॉलेज के लिए पक्सीनिया को रस्ट बोलते हैं, रस्ट के जैसा कर देता है वीट को। अगैरिकस तो खाते ही हैं, दैट इज मशरूम। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। हिंट सेकंड, बायोटेक का क्वेश्चन, इस बार बायोटेक के क्वेश्चंस बॉटनी में ज़्यादा हैं क्या? वैसे बायोटेक को जूलॉजी में माना जाता है, हालांकि इसका कुछ फिक्स नहीं, जेनेटिक्स, बायोटेक, सेल बायो दोनों में कॉमन है। हिंट सेकंड पढ़ते हो बच्चों आप? फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है हिंट सेकंड, जिसकी जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है उसमें 6 बेस पेयर होते थे, वही क्वेश्चन पूछा है। इट ऑलवेज कट डीएनए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इट कंसिस्ट ऑफ, कितने बेस पेयर होते हैं इसमें? सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 6 बेस पेयर। इको आर फर्स्ट की जो सीक्वेंस है GAATTC, उसमें भी 6 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ से आया है भाई? मॉर्फो का क्वेश्चन आया है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसमें है? बताया था लास्ट रिवीजन सीरीज में, एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमेट्री मिलेगी सोलेनेसी में। सोलेनेसी का ऑप्शन ये रहा, दतूरा। पाइसम, पी, सिस्बेनिया, केशिया, ये तीनों फैबेसी हैं। फैबेसी में ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है कि नहीं? और वैक्सिलरी एस्टिवेशन में बायलैटरल सिमेट्री होती है, जबकि सोलेनेसी में 5, दतूरा देख लो आप, ब्रिंजल का फ्लावर देख लो, कैलोट्रोपिस का देख लो, किसी और फैमिली में कैलोट्रोपिस, तो इनमें रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब रेडियल, जिसको आप इस तरह से इंडिकेट करते हो। ठीक है, चलिए भाई, इकोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें? द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच द थ्रेटन्ड स्पीशीज आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अच्छा, निकाल रहे हैं, तो अगर निकाल के ले जा रहे हैं तो वह एक्सिट्यू कंजर्वेशन होता है। प्लेस्ड इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन इन सिट्यू, नहीं। सेकंड बायोडाइवर्सिटी, ये क्या हुआ? इसमें एक्स सिट्यू ऑप्शन में ही नहीं है भाई, गजब। मतलब एनटीए ने आपको कुछ क्वेश्चन को उलझाने में डाला भी है, तो बड़ा ही अजीब तरह से उलझाया है, मुझे तो समझ में नहीं आया है ना। अभी वहाँ पे वो बायोटेक का क्वेश्चन था, उसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, अब यहाँ पर एक्स सिट्यू दिया ही नहीं, बस सीधा दे दिया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेटिव मेथड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तो बट ऑब्वियस नहीं है, तो हमें यही चूज करना पड़ेगा। हालांकि दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ दिस, ये डेफिनेशन एग्जैक्टली एक्स सिट्यू की है, तो ऑप्शंस में एक्स सिट्यू देना चाहिए था, बट उन्होंने तुमको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दे दिया। आप क्या कर सकते हैं बच्चों? ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ हो इस क्वेश्चन में कि यार क्या करें, क्या सही करना चाहिए, क्या नहीं। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कहाँ से आया है? क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल सेल डिवीजन से। क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटीन। पढ़ते हैं क्या हम? कहा था ना मैंने तुम्हें, मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की जो 5 सब स्टेज हैं वो पढ़ के जाना। तो लेप्टो मतलब धागा, धागे की तरह दिखने लगते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन, बिल्कुल डिप्लो डिजॉल्व याद किया हुआ है हमने। डिप्लोटीन में ही डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, जिससे बाद में कियासमेटा दिखने लगते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट, बोथ आर ट्रू। ठीक है, चलिए, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अच्छा, इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन आ गया। ये सेकेंडरी ग्रोथ से नहीं है बच्चों, ये पीजीआर चैप्टर में जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो ना, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में देखना वहाँ दे रखा है। और इसीलिए मैं बच्चों को बार बार कह रही थी कि सेकेंडरी ग्रोथ की बेसिक नॉलेज ले लो तुम। सेकेंडरी ग्रोथ हट गया है, डिटेल में नहीं पूछेंगे तुमसे वो हार्ट कैम्बियम और हार्ट कैम्बियम बोल रही हूँ, हार्टवुड और सैपवुड क्या होती है वो सब नहीं पूछेंगे, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ की एक बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, मॉर्फो एनाट और पीजीआर के क्वेश्चंस करने में काम आती है। तो यहाँ तुमसे पूछा
कि अगर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें कि ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बन रहा है किससे, फ्रॉम फुल्ली डेवलप पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट से मेरिस्टम बनाना है, तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। तो हम पढ़ते हैं बच्चों कि जब मेरिस्टम से परमानेंट बनता है उसको तो कहते हैं डिफरेंशिएशन, अगर परमानेंट से फिर से मेरिस्टम बन जाए तो उसको कहते हैं डी डिफरेंशिएशन, और जब ये मेरिस्टम फिर से परमानेंट बनाएंगी तो ये होता है रीडिफरेंशिएशन, है ना। तो आपको परमानेंट से मेरिस्टम बनाना था, सो योर आंसर वुड बी डी डिफरेंशिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब एनसीईआरटी को अच्छे से एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ा होगा तो आप क्वेश्चंस कर पाए होंगे। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट, देखो टिश्यू कल्चर से क्वेश्चन आया है बच्चों, है ना। टिश्यू कल्चर टॉपिक अभी आगे आप देखना सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन आया है। ये दोनों टॉपिक पहले स्ट्रैटेजीज में थे, स्ट्रैटेजीज चैप्टर में थे, बट न्यू एनसीईआरटी ने इनको उठा के बायोटेक में डाल दिया है। और जब भी एनसीईआरटी कुछ ऐसा करती है तो एग्जामिनर ज़रूर उस टॉपिक पे क्वेश्चन डालता है, मैंने तुम्हें कहा भी था और देखो पूछा भी है। टिश्यू कल्चर में पूछा है द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, सीधा सा आंसर है टोटिपोटेंसी। ठीक है, तो इसको भी हम बायोटेक का क्वेश्चन मानेंगे, टिश्यू कल्चर से आया है ना। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, जेनेटिक्स का क्वेश्चन। जेनेटिक्स में आपको सिंपली मैच करना है बच्चों, टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एलील कहते हैं इसको, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद रेसेसिव पेरेंट, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। F1 प्रोजेनी को अगर रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराओगे तो वो टेस्ट क्रॉस है। वैसे तो ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में दे रखा है तो आपको आंसर मिल गया है, बट हम जस्ट पढ़ रहे हैं। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, है ना। जब भी हम आपको टेस्ट क्रॉस पढ़ाते हैं तो आपको हम बताते हैं कि अगर F1 प्रोजेनी का पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हो तो वो एक तरह का बैक क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट, किसी भी प्लांट में, ऑर्गेनिज्म में कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है वो उसकी प्लॉइडी होती है। ठीक, तो एक जनरल सा क्वेश्चन था, नहीं भी पता आपको ये दोनों चीज़ें तो इन दोनों के बेसिस पे आराम से आंसर मिल रहा था आपको। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एनटीए ने आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पूछ लिया आपसे। ओके, नेक्स्ट अगेन बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। बायोमॉलिक्यूल में मैंने तुम्हें कहा था ज़रूर से एंजाइम्स के दोस्त पढ़ जाना, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में आपसे पूछ लिया इन्होंने, बायोमॉलिक्यूल में दिया है। एक डाइजेस्टिव एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है, इसका कोफैक्टर जिंक है, रटा हुआ होता है बायोमॉलिक्यूल में, पढ़ रखा है हम लोगों ने। नेक्स्ट, मेजर कॉज, ये तो हमने लास्ट डे रिवाइज किया था बच्चों, एविल क्वार्टेट फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना। इकोलॉजी का क्वेश्चन है एविल क्वार्टेट से, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, को एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस। चौथा नहीं दिया इन्होंने, दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन, है ना। म्यूटेशन और माइग्रेशन का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का कारण नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ए बी एंड डी कहाँ है, ये रहा ए बी एंड डी, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चंस हुए। सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, अगेन मॉर्फो से। मॉर्फोलॉजी में ये देखो, ये मैंने आपको कहा लगातार एनटीए बच्चों डायएडल्फस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लास्ट 2-3 टाइम से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, इस बार भी आ गया। डायएडल्फस को सीधा सीधा पी से मैच करना है, 9+1 एंड्रोशियम होता है ना, इसका 2 बंडल्स बनाते हैं, तो बी का सेकंड अगर 2 ऑप्शन में दिया है तो एक और कर लेते हैं। मोनोएडल्फस, एक ही बंडल, सबसे सुंदर फ्लावर चाइना रोज जिसका आप डाइसेक्शन भी करते हो, ए का 4th हो गया, ए का 4th एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 1। ठीक है, ए का 4th बी का सेकंड मैच करते ही क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी यू नो पॉलीएडल्फस कंडीशन कहाँ मिलती है आपको, पॉलीएडल्फस ये रहा सीट्रस में, और एपीफिलस, एपीफिलस का मतलब, एपीफिलस वर्ड होता है एपिटेपैलस के लिए भी हमने लास्ट में रिवाइज किया था, जिसमें पी ए से जुड़ा रहता है। पेरियन सिर्फ लिली में ही होता है, तो डी का 3rd सॉरी। ठीक है, डी का 3rd, कई सारे ऑप्शन में था, ऐसा ऑप्शन नहीं देखना आपको, पहले वो देखना है जिसमें एक ही ऑप्शन गिवन हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम, फिर से बायोमॉलिक्यूल, 3 क्वेश्चन हो गए बायोमॉलिक्यूल के। बट प्रिडिक्टेबल है सारे क्वेश्चन, ये तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। जो आपके मैंने कहा था कि बायोमॉलिक्यूल्स में जो भी टेबल्स हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, प्रोटीन्स की, उनको रिवाइज कर जाना। तो ये देखो प्रोटीन्स वाले पर आया है, GLUT4 ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है, सीधा सीधा 4th ऑप्शन, ए का 4th एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन 1, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। कोलेजन ग्राउंड सब्सटेंस है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्टेप इन TCA साइकिल। TCA साइकिल आपको पता है ना, क्रैब साइकिल को कहते हैं। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल आई वुड से कि ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें जिस बच्चे को क्रैब साइकिल की डिटेल्ड नॉलेज होगी वही कर पाया होगा, बट ठीक है, सेक्शन बी में था, हमारे पास चॉइस भी होती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो देखो ज़रा यहाँ पूछा क्या था तुमसे कि क्रैब साइकिल में कौन से स्टेप में डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब इसको आप कर भी सकते थे, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है ना, आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बच्चों रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हो ना आप ऑक्सीडेशन। तो अगर आपको ध्यान हो, मैं जब भी आपको क्रैब साइकिल पढ़ाती हूँ तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि कौन कौन से स्टेप पर NADH2 निकलेगा जब जब कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर सिट्रिक एसिड 6 कार्बन कंपाउंड है, इससे 5 कार्बन बना तो NADH2 रिमूव होगा, 5 कार्बन से 4 कार्बन बना तो NADH2 रिमूव होगा, है ना। और एक सबसे लास्ट में जब मैलिक ऑक्जेलो में बदल रहा होता है FMO, तब भी NADH2 बनता है ना, हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो NADH2 क्यों बन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजन को NAD ने पकड़ा और NADH2 बनाया। NADH2 का बनने का मतलब ही है कि NAD से हाइड्रोजन आयंस का जुड़ना, और ये हाइड्रोजन आयन सिट्रिक एसिड से ही तो निकले, मतलब जो भी सबस्ट्रेट है उसी से तो निकले, तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर तुम्हें ये याद है कि किस में कितने कार्बन हैं तो थोड़ा थोड़ा तो ये क्वेश्चन तुमसे हो गया होगा। देखो, हालांकि मैं कहूँगी अगर चॉइस वाले सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो लीव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें टाइम लग रहा है उनको छोड़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। बट यहाँ तो हमें करना है सॉल्व। तो देखो, ये कह रहा है कि मैलिक एसिड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में बदल रहा है, FMO लास्ट वाले स्टेप पर NADH2 बनता है, तो यहाँ तो भाई ऑक्सीडेशन हुआ है। सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड, सक्सीनिक एसिड 5 कार्बन है, मैलिक एसिड 4 कार्बन है, तो यहाँ भी NADH2 बने, मतलब चाहे से ये वाला स्टेप देख रहे हो आप, जब सक्सीनिक एसिड से मैलिक एसिड बनता है तो NADH2 नहीं बनता बट FADH2 बनता है, तो यस हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ठीक है। एंड थर्ड ऑप्शन में कहा है सक्सिनाइल CoA से सक्सीनिक एसिड, सक्सिनाइल CoA से सक्सीनिक एसिड जो है वो तुम्हें यहाँ नहीं दिखाया लेकिन थ्योरी में लिखा है, मैंने पढ़ाया भी था तुमको, NCERT की थ्योरी में लिखा है कि पहले यहाँ पर सक्सिनाइल CoA बनता है और फिर सक्सिनाइल CoA से ये मतलब अल्फा कीटो से CoA बनता है और CoA से ये बनता है, और जब CoA से ये बनता है तो दोनों 4 कार्बन कंपाउंड है, तो इस स्टेप पर सिर्फ कपलिंग रिएक्शन होती है, GTP बनता है ना। NADH2 यहीं पर रिमूव हो चुका होता है। एक चीज़ है जो NCERT की डायग्राम में मिसिंग है, थ्योरी में लिखी हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐड करवाई थी ये। तो इस वाले स्टेप पर बच्चों हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, NADH2 नहीं बन रहा, सिर्फ GTP बन रहा है। जिन बच्चों ने नहीं ध्यान से पढ़ा होगा वो अब तक आई थिंक कंफ्यूज होंगे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बट आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर टू यू। आप अपनी NCERT में प्लीज़ ऐड कर लेना बच्चों। ये जो उन्होंने एक बार का स्टेप दिखाया ये एक बार में नहीं हो रहा है, ये 2 स्टेप्स हैं एक्चुअली में। यहाँ पर पहले अल्फा से सक्सिनाइल CoA बनता है और फिर सक्सिनाइल CoA से सक्सिनिक एसिड बनता है, तो यहाँ पर तो रिमूवल होता है, यहाँ पर नहीं होता, ये कपलिंग रिएक्शन होती है, सब लिख रखा है थ्योरी में, ठीक है। तो ये वो वाला स्टेप है बच्चों जहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और आइसोसीट्रेट 6 कार्बन कंपाउंड है, अल्फा कीटो 5 कार्बन कंपाउंड है, तो यहाँ तो ऑक्सीडेशन हुआ है डेफिनेटली, ठीक है। जब भी कार्बन का नंबर चेंज हुआ है ना तब तो हुआ ही है, यहाँ पे ज़रूर कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ, बट लास्ट स्टेप है FMO, तो वहाँ तो होता ही होता है एक NADH2, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे किया है, कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, अगेन मैच द कॉलम। सिट्रिक एसिड साइकिल कितने क्वेश्चन आएंगे भाई, क्रैब साइकिल पे, कैल्विन साइकिल पे भी था, क्रैब पे भी था, हालांकि आते तो हैं पर 2 हो गए। क्रैब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ दे रखा है मैट्रिक्स, ये रहा, A का सेकंड एक ही ऑप्शन में। लो भाई एंटी नहीं, कोई कि वो नहीं कह रहा है एंटी कि तुम लास्ट तक जाओ, चेक कर रहा है कि किस बच्चे को स्मार्टली गेम खेलना आता है ना। B का 1 ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, अब देखो यहाँ तुम उलझ सकते हो, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब नीट में तो वहाँ तो सीधा सीधा आंसर आ रहा था, बट हम कॉन्सेप्ट्स भी तो सीख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो इनर मेम्ब्रेन पर होता है ना, जब तुम माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे बनाते हो, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी होते हैं, बनाते हो कि नहीं, फिर कहते हो इसी इनर मेम्ब्रेन पे सारे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 जनरेटेड हैं, तो जो ETS की चेन चल रही है वो तो इनर मेम्ब्रेन पर चल रही है, और जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठे होते जाते हैं वो कहाँ होते हैं,
इस स्पेस में होते हैं। इस स्पेस को क्या कहते हो? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट वन हो गया। ठीक, आगे बढ़े, चलो भाई जेनेटिक्स का क्वेश्चन है नेक्स्ट। ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का था, एक मिनट, ये क्वेश्चन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का था, ये क्वेश्चन जेनेटिक्स का है। अच्छा, जेनेटिक्स में से साइंटिस्ट के नाम पर एक ही बार में सारा काम खत्म कर दिया, मैच द फॉलोइंग देकर, है ना। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट सबको पता है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन, ए का थर्ड, 2 ऑप्शन है। जैकब एंड मोनॉड किसके लिए फेमस है बच्चों? लैक ऑपेरॉन के लिए, बी का फोर्थ, ये रही सही चॉइस। बाकी यूनो खुराना ने जेनेटिक कोड से रिलेटेड रिसर्च की थी, मिजेल्सन एंड स्टॉल ने सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन को प्रूफ किया था। देखो मैं इसी की बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, इसमें करवाते हैं ना कितने हाइब्रिड डीएनए, कितने लाइट डीएनए, वो नहीं पूछा, सिर्फ नाम पूछ लिया। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नो डाउट पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन क्वेश्चंस इजी थे बच्चों, ट्रिकी नहीं थे, डिटेल में से नहीं पूछे गए, बहुत सुपरफिशियली बने। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हमने वो किया क्रैब साइकिल वाला क्वेश्चन, वो थोड़ा डिटेल में था। इतना तो होना भी चाहिए बच्चों, नीट का पेपर है, नेशनल लेवल एग्जाम का पेपर है, थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस तो डिजर्व करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फोटोसिंथेसिस पे था। प्लांट फिजियोलॉजी से आए अच्छे खासे क्वेश्चंस है ना, पूछे भी जाते हैं हर साल। इस बार देखो इकोलॉजी का वेटेज कम हो गया ना, इकोलॉजी से एनवायरमेंटल इश्यूज हट गया, तो इकोलॉजी के अभी तक हमें गिनती के 3-4 क्वेश्चन ही तो मिले हैं। ओके, मैं अलग से तुम्हें बता दूंगी वीडियो बना के कि किस चैप्टर से इस बार नीट में कितने क्वेश्चन थे, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है, चलो C3 प्लांट्स में सम ऑक्सीजन बाइंड टू रुबिस्को, क्या C3 प्लांट, ध्यान दो, C3 प्लांट में और रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड होता है, बिल्कुल होता है। क्या हो जाता है? फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है। Hence CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे पढ़ो, अब C3 दिमाग में घूम रहा है तो इसको भी C3 मत पढ़ लेना। इन C4 प्लांट्स जिनमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while बंडल शीथ सेल डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। क्या कह रहा है ये कि C4 प्लांट्स में, मैंने तुम्हें कहा था बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ होती है और बाहर की तरफ मीजोफिल सेल्स होती है। तो ये कह रहा है भाई मीजोफिल सेल्स में तो थोड़ा सा फोटो रेस्पिरेशन हो जाता है, लेकिन बंडल शीथ में बिल्कुल नहीं होता। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि बंडल शीथ में नहीं होता, बट ये क्यों कह रहे हैं कि मीजोफिल में हो जाता है? मीजोफिल में तो रुबिस्को ही नहीं है, कहाँ से हो जाएगा? और फिर अगर हो जाएगा तो फिर C4 प्लांट किस बात के? C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन ना है, नॉट अलाउड है, ये उनको वरदान है नेचर से कि तुम में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन क्या हुआ, ये वाला मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हुआ। इसको सही मत कर देना, क्योंकि C4 प्लांट्स में अब जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ना तो ऐसे करते हो कि हाँ ये चीज़ मीजोफिल में है बंडल शीथ में नहीं है, या मीजोफिल में नहीं है बंडल शीथ में है। तो फ्लो में इसको हो सकता है कुछ बच्चे सही भी कराए हो। नहीं बच्चों, फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट्स में है ही नहीं, ना बंडल शीथ में है ना मीजोफिल में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ज़रूर टैली करो, क्रॉस चेक करो, यू कांट लूज -5, है ना, स्कोप ही नहीं है इतना, -5 -1 से सिलेक्शन रहता तो -5 आता, वो क्वेश्चन गलत करो तो -5 गिना करो उसको तुम। ठीक है, चलो भाई अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से SRF से फिर से एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? ये डायग्राम है क्या? खोलो अपनी NCERT, बिल्कुल है, विंड पॉलिनेशन में डायग्राम दे रखा है। तुमसे बोला है इसके लिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताओ। ठीक है, विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस है, शोइंग फ्लावर्स विद वेल एक्सपोज स्टेमन, बिल्कुल ठीक है। वाटर पॉलिनेशन है ही नहीं, क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स ऐसे होते ही नहीं है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस का कोई मतलब ही नहीं है। चलो पढ़ लो फिर भी, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी, हालांकि ये जो डायग्राम है वो सीधा सीधा विंड पॉलिनेटेड से है, तो ऑप्शन 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में एक एक वर्ड पढ़ेंगे ध्यान से, अच्छा ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। क्यों इतना टाइम देना है? सीधा सीधा देखो ना ये किससे रिलेटेड डायग्राम है, पहले तो यही देख लो। हाँ, अगर विंड पॉलिनेशन के 2 ऑप्शन होते तो फिर हम उनको डिटेल में पढ़ते, जब ऑप्शन ही एक है तो आगे बढ़ो क्वेश्चन करके। ठीक है, तभी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए टाइम निकाल पाओगे, नहीं बचेगा वरना टाइम एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? लो मॉर्फो का फिर एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, हो गए आई थिंक 4 क्वेश्चन तो मॉर्फो से, है ना। मॉर्फो का फिर एक क्वेश्चन आ गया, मैच द लिस्ट, रोज को किससे मैच करें? रोज में पढ़ा है हमने। अच्छा देखो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज़ और बताती हूँ, अब मान लो तुम्हें नहीं याद आ रहा कि यार रोज में क्या था,
कोई एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो तुम्हें एकदम अच्छे से आता है। जैसे यहाँ पर मैंगो है ना, ड्रूप, मैंगो एंड कोकोनट को ड्रूप फ्रूट में सब पढ़ते हैं, तो डी को थर्ड से मैच करना है, तो डी का थर्ड ये रहा, या फिर एक और ढूंढ लेते हैं, चलो डी का थर्ड वैसे एक ही में तो आंसर तुम्हें मिल गया है ना, बट फिर भी मान लो ये तुम्हें नहीं पता। अच्छा ये बात सबको पता होगी यहाँ पे कि पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है, तो सबको पता है ये वाला डायग्राम पी का है, तो बी का फोर्थ है यहाँ पर, तो बी का फोर्थ भी देखो एक ही ऑप्शन में दिया है ना। जरूरी नहीं है ए से ही ढूंढो तुम कि ए का हमें आता है तो ही हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फटाफट एक नज़र में चारों पढ़ो, जो तुम एकदम कॉन्फिडेंटली आता है, अगर उसका एक ही ऑप्शन दिया है तो तुम्हारा हो गया काम, है ना। हाँ अगर उसके दो ऑप्शन होते, बी फोर्थ दो में होता, तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती, अदरवाइज आगे बढ़ो, ठीक है, क्लियर। बाकी यू नो रोज में पेरीगाइनस फ्लावर्स, कॉटन में हम ट्विस्टेड एस्टिवेशन पढ़ते ही हैं, कॉटन बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली, लेडी फिंगर कॉटन और ये चाइना रोज, तीनों में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, ठीक है। चलिए भाई ये क्या क्वेश्चन है, ब्राउन एल्गी, फाइनली प्लांट किंगडम से एक क्वेश्चन मिल गया हमें, अभी तक तो एक भी नहीं था प्लांट किंगडम से, अब जाके एक क्वेश्चन मिला है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, फियोफाइसी, फियोफाइसी कौन है, ब्राउन एल्गी, कुछ को तो यही याद नहीं आया होगा कि ग्रीन है, ब्राउन है कि रेड है, ग्रीन क्लोरो, रेड रोडो, ब्राउन फियो, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर, सही है क्या, क्या हमने ब्राउन एल्गी में ऐसा पढ़ा है कि बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते हैं, 2 to 8 फ्लैजिला हो सकती है इसमें, तो ये नहीं सॉरी 2 to 8 तो ग्रीन एल्गी में थी, इसमें ब्राउन एल्गी में बच्चों 2 ही फ्लैजिला थी, एक छोटी एक बड़ी, और वो भी एपाइकली नहीं होती, लैटरली अटैच होती है, इस तरह के स्पोर बनाए थे हमने, बिल्कुल ठीक बात है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, ये ओनली क्यों लिख दिया, ओनली थोड़ी ना, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी एंड आइसो तीनों से होता है, ओनली oogammy तो रेड एल्गी में होता था, तो ये गलत है। स्टोर्ड फूड क्या है इसका, मैनिटोल और लेमिनारिन, बिल्कुल ठीक है, पूरा पढ़ना, लेकिन क्या पता स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन लिख देते वो, तो फिर गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट, कार्बोहाइड्रेट लिखा है तो सही है। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, सी है, बी सी डी, एंड कैरोटेनॉइड्स हैं एंड ज़ेंथोफिल हैं, बिल्कुल ठीक। वेजिटेटिव सेल्स में सेल्यूलोजिक वॉल होगी, कवर्ड ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ एक जिलेटिनस कोटिंग होगी एल्जिन की, बिल्कुल ब्राउन एल्गी से हमें एल्जिन मिलता है, रेड से कैरागीन मिलता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट बी। ये क्या एनटीए ने कुछ इस बार कैरेक्टरिस्टिक अपना वो रख लिया था क्या कि बी वाला गलत करना है, 3 क्वेश्चन मिल गया हमें बॉटनी में ऐसे जिसमें बी गलत है और ए सी डी एंड ई सही है, बट ये इस तरह की कोई ट्रिक आपको यूज़ नहीं करनी है, ये तो कभी कभार कोइंसिडेंस हो जाता है बच्चों, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलो इकोलॉजी से एक क्वेश्चन और मिल गया फाइनली हमें, देखें क्या क्वेश्चन है इकोलॉजी का। इन एन इकोसिस्टम इफ एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये तो यूनिट है ही, देखो मैंने कहा था तुम्हें एनपीपी जीपीपी का क्वेश्चन आता है, इस बार थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, थोड़ा लॉजिक लगाओ, बहुत आसान है। देखो ये कह रहा है, तुम्हें पता है ना, जैसे अगर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फिर ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है, फिर ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल है ना, तो फर्स्ट को जितनी भी टोटल एनर्जी मिलती है उसको तो जीपीपी कहते हैं, जीपीपी, उस जीपीपी में से आर ये यूज़ कर लेता है जो 90% होती है, और 10% जो बचती है वो जीपीपी माइनस आर क्या होता है, एनपीपी, एनपीपी में रह जाती है 10%, वो 10% नेक्स्ट लेवल को मिल जाती है, ठीक है। फिर उसमें से अगेन 90% खुद के लिए यूज़ करेगा, 10% नेक्स्ट लेवल को दे देगा, ये हमने सीखा है। अब यहाँ ये कह रहा है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की एनपीपी दी है बच्चों हमें, एनपीपी 100 किलो कैलोरी है, यानी एनपीपी तो मिलती है अगले लेवल को, तो अगले लेवल को इसने 100 दे दी है, 100 इसको मिल गया है, समझ गए आप। तो व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल का जीपीपी कैलकुलेट करना है तुम्हें। जीपीपी मतलब वो जो इसे इससे मिली है, देखो समझो इस बात को मैं क्या कह रही हूँ, फर्स्ट लेवल की जो एनपीपी है वो सेकंड लेवल के लिए जीपीपी है बच्चों, सेकंड लेवल को इतनी एनर्जी ग्रॉस मिली है, इस 100 में से 10% ये अगले लेवल को देगा, तो 100 का 10% मतलब 90 तो यूज़ कर लेगा, और जो 10 किलो कैलोरी बचे वो अगले लेवल को दे देगा, तो वो 10 किलो कैलोरी इसके लिए क्या बन जाएगा, जीपीपी। और इस 10 किलो कैलोरी का अगेन तुम्हें 10% निकालना पड़ेगा, तो बचा 1 किलो कैलोरी, वो अगले लेवल को मिलेगा, तो अगले लेवल के लिए वो हो जाएगा जीपीपी और इसके लिए वो हो जाएगा एनपीपी। बात समझ गए मेरी। किसी भी लेवल को जो टोटल एनर्जी मिलती है वो उसका ग्रॉस प्रोडक्शन,
उसमें से 90% वो खुद के लिए यूज़ करता है, जो 10% बची वो इसकी तो एनपीपी है बट अगले लेवल के लिए वो क्या बन जाती है, जीपीपी बन जाती है। तो तुम्हें यहाँ पर कहा कि तुम्हें यहाँ पर क्या कहा कि जो एनपीपी है किसकी, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की, वो 100 है, यानी इसको 100 मिली। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल की क्या बताओ, जीपीपी बताओ। यानी तुम्हें पता है क्या फाइंड आउट करना था, तुम्हें एक तरह से एनपीपी ऑफ सेकेंड लेवल फाइंड आउट करना था। तो सेकेंड लेवल का एनपीपी 100 का 10%, दैट इज 10, तो ये रहा 10 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर दो ऑप्शन में 10 होता तो फिर हम यूनिट प्रॉपरली देखते, ठीक है, बट यूनिट यहाँ पर सब में सेम ही लिखी हुई है। ठीक, आ गया, ठीक है, मानती हूँ थोड़ा सा एनटीए ने एक अच्छा क्वेश्चन दिया, थोड़ा मजा आया, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, वरना हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता था, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। ठीक है, थोड़ा लॉजिक लगाया हमने यहाँ पर, दो लॉज को मिक्स किया, तब हमें ये क्वेश्चन बना। पर अब तो कभी रिपीट हुआ तो कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए भाई, ये कहाँ से आया है, रेप्लिकेशन। चलो जेनेटिक्स के फिर से दर्शन हो गए हमें, है ना, जेनेटिक्स में रेप्लिकेशन से भी आ गया, आ जाता है रेप्लिकेशन से तो क्वेश्चन क्या है देखें, विच इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ इकोलाई। चाहे मतलब इकोलाई यानी प्रोकैरियोट, ठीक है, देख लेते हैं रेप्लिकेशन से रिलेटेड क्या दिया है इन्होंने। पहले तो मुझे दिख रहा है इसमें चारों में एंजाइम्स का नाम दिया है, तो यहाँ लिखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सही एंजाइम है, ये कैटेलाइज करता है एक ही डायरेक्शन में, सही बात है, बट डायरेक्शन गलत लिख दी बच्चों, ये तो रटा हुआ है ना तुम्हें कि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 डायरेक्शन में रेप्लिकेशन पॉलीमराइज करता है, ठीक है, तो ये हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन में अब कई बार क्या करते हैं बच्चे, अच्छा यहाँ 3 to 5 लिखा है, यहाँ 5 to 3, चलो भाई हो गया सही, आगे बढ़ो, पढ़ तो लो, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज लिख दिया है, तो ये भी गलत हो गया। करते हैं ना हम ऐसी गलती, की भी होगी कई बच्चों ने, मुस्कुरा रहे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, नाम बिल्कुल ठीक लिखा है, बट लिखा है कि ये दोनों डायरेक्शन में कैटेलाइज करता है, गलत। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज करता है, नाम सही है, काम भी सही है, तो ऑप्शन 4। मज़ा आया इस क्वेश्चन में, एंड तक तुम्हें एंगेज रखा है, ऐसे क्वेश्चंस में एंड तक जाना ही पड़ेगा। ओके, आगे बढ़े क्या, यहीं पर अगर आगे बढ़ने की गलती कर देते तो गड़बड़ हो जाती है। आप सीख रहे हो कि हर क्वेश्चन को करने की अलग अलग अप्रोच है, किसी क्वेश्चन में एंड तक नहीं जाना, किसी में जाना है, किसी में हर वर्ड पे फोकस नहीं करना, किसी में करना है, तो कोई एक टिपिकल पैटर्न सेट नहीं करना, हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। ओके, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से भी, थ्योरी पढ़ लेने से भी सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओके, नेक्स्ट, विच आर फ्यूज्ड इन, देखो आ गया ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन दिया है। बायोटेक में जो दो क्वेश्चन टॉपिक उठा के डाले, टिश्यू कल्चर और सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, दोनों से क्वेश्चन दिया चेक करने के लिए कि तुमने एनटीए का सिलेबस सही से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। विच आर फ्यूज्ड इन सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में किसका फ्यूजन कराते हैं हम, प्रोटोप्लास्ट का, इसका दूसरा नाम ही है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। स्प्रिंग शुगर केन, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ से एक क्वेश्चन और था हार्मोन्स के फंक्शन पे, एक तो ऑक्सिन पे था, एक किस पर है देखें, शुगर केन तुम्हें पता है लंबाई बढ़ाता है, लंबाई कौन बढ़ाता है, जी फॉर जिराफ, जी फॉर जिब्रालिन, ठीक है। तो वैसे वही क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड, जिब्रालिन, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द कॉलम, इकोलॉजी का फिर एक क्वेश्चन आ गया भाई। इकोलॉजी में यहाँ पर आपसे, अच्छा जो जो साइंटिस्ट का नाम है सारे दे दिए, जेनेटिक्स के भी सारे दे दिए, इकोलॉजी के भी सारे दे दिए। रॉबर्ट मे ने क्या बताया था, ये ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी बताई थी कि मेरे अकॉर्डिंग लगभग दुनिया में 7 मिलियन स्पीशीज हैं, तो ए का थर्ड 2 ऑप्शन में है। अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, अच्छा तुम्हें नहीं भी पता ना सब कुछ, तो ये तो सबको पता होगा, पॉल अर्लिच, वो प्लेन वाली हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, सी का फोर्थ देखो एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन 2। ऐसे भी कर लिया करो कई बार, जरूरी नहीं है सीक्वेंस में ही आओ नीचे। बाकी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया दिया था और टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम किया था, बट मैं मानती हूँ ये हम्बोल्ट टिलमैन सबको याद नहीं रहता, मे ने क्या किया था, पर ये जरूर याद रहता है, पॉल अर्लिच, तो एनटीए ने एक ही ऑप्शन ऐसा रखा है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम फाइनली। इस बार सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन बड़े कम थे, है ना, बस ये देखो एक क्वेश्चन और मिला है मुझे, 2 ही तो मिले। सेल बायो, द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए होता है वो प्रोकैरियोटिक जैसा डीएनए है। और प्रोकैरियोटिक में मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था, कुछ बच्चों को लगता है कि प्रोकैरियोट्स के पास सिंगल डीएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं, चाहे ये एक है नंबर में पर है तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, तो डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए, ये रहा सही ऑप्शन, ऑप्शन 2। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बॉटनी पार्ट। ठीक है, बॉटनी में जो 50 क्वेश्चंस एनटीए ने इस बार नीट 2024 में पूछे वो सब हमने विद डिटेल्ड सोल्यूशन डिस्कस किए बच्चों। मैं आपको बता दिया साथ साथ में कि किस तरह की अप्रोच आपको क्वेश्चन पेपर करते वक्त लगानी है। ओके, देन नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको जोलॉजी के भी सारे क्वेश्चंस अवेलेबल करा दूंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री के वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। इनको अच्छे से आप देख लो, अपना कि कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हो उन पर थोड़ा वर्कआउट करो, और फिर से जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप ले रहे हैं स्टूडेंट्स वो अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इनिशिएट करो। इसके लिए हम लोग आपका अदरल 2 बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे ड्रॉपर्स का बैच है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स में, जो कि 16 मई को स्टार्ट होगा बच्चों। और इस बैच से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो मैं सेपरेट वीडियो में चैनल पर जल्द ही अवेलेबल करवाऊंगी। ओके, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें, सारे क्वेश्चन पेपर्स को तरीके से सॉल्व करें, ये चीज़ आपको नेक्स्ट ईयर नीट क्रैक करने में बहुत ही हेल्प करेगी। ओके, गुड बाय।